वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 28 जुलाई 2021 और 28 जुलाई 2021 से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपये अनुदान देगी। इस प्रश्न के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो थे वो सारे के सारे मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 लाख रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा एम्बुलेंस की खरीद पर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कंडीशन ये था कि प्रत्येक प्रखंड में 2 लोगों को ही ये सुविधा मिलेगा, यानी कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों में से सभी प्रखंड के 2 लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर था। सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आज है 28 जुलाई। तो 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस माना जाता है उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो दिवस माना जाता है उनमें से जो प्रमुख है वो है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस वर्ष का विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का जो थीम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थीम है हेपेटाइटिस काउंट वेट, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हेपेटाइटिस के बारे में जो आज 28 जुलाई 2021 है और आज माना जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने ऐड किया है। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप याद रखिए। अब यहाँ पर आगे लिखा गया इस दिन को हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जो भी दिवस मनाया जाता है उस दिवस के बारे में जो मतलब कि कह सकते हैं जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही लगभग सारे दिवस जो होते हैं यही दृष्टिकोण से मनाया जाता है कि उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। अब यहाँ पर याद रखिए इसका जो थीम है इस वर्ष का हेपेटाइटिस काउंट वेट, ये 2021 का थीम है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि हेपेटाइटिस वायरस जो होता है ये 5 प्रकार का होता है, जिनमें कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 कैटेगरी में इसे बांटा गया है इस वायरस को। अब यहाँ पे आगे लिखा गया इनमें से हेपेटाइटिस बी और सी क्रोनिक संक्रमण है, जिसमें कि लंबे समय तक कभी कभी वर्षों या फिर दशकों तक लक्षण दिखाई देता है इस रोग का। अब यहाँ पर आगे लिखा गया जो कि लीवर यानी कि यकृत कैंसर का मूल कारण है और जिससे कि प्रत्येक वर्ष 1.34 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप याद रखिए कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है और प्रति वर्ष लगभग 1.34 मिलियन लोगों की मृत्यु इस रोग से होती है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट लिखा गया कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए 28 जुलाई की तारीख का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर फारूक बलम्बर का जन्मदिन है, जिन्होंने कि हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की तथा टीका विकसित किया था। और इसी के लिए ये 28 जुलाई को मतलब चुना गया है और इस दिन को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस काउंट वेट, ये 2021 का थीम है। ठीक है, अब चलिए सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा नदी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस बारे में जानते हैं कि हाल ही में उत्तर और दक्षिण बिहार के आवागमन में सुविधा के लिए बिहार में गंगा नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है, ये यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर एक मैंने फैक्ट को ऐड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गंगा नदी पर वर्तमान में 5 पुल पर आवागमन चालू है, जिनमें कि पटना में महात्मा गांधी सेतु तथा भागलपुर में विक्रमशिला सेतु जो कि केवल सड़क पुल है, जबकि मोकामा, मुंगेर और दीघा सोनपुर में रेल सा सड़क पुल है। तो कुल मिला के 5 पुल है जो कि मतलब अभी बिहार में गंगा नदी पर जिसमें कि आवागमन चालू है, ये याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट में लिखा गया कि बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। आप यहाँ पर मैप पर जब देखेंगे ये जो है बक्सर जिला है, ठीक है। आप यहाँ पे जो देख सकते हैं ये बिहार का बक्सर जिला है और यहीं पे बक्सर में एक जगह है चौसा, ठीक है। इसी जगह पे मतलब ये गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट में क्या लिखा गया है और यहाँ पे आगे लिखा गया कटिहार जिले में राज्य को छोड़ती है, यानी कि गंगा नदी कटिहार जिले में राज्य को छोड़ती है। कटिहार जिला को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है कटिहार जिला और यहीं पे गंगा नदी बिहार को छोड़ देती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए, एंट्री करती है बक्सर में और राज्य को छोड़ती है कटिहार में, ठीक है, ये याद रखिए। और यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 27,050 करोड़ रुपए का ये प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में विधानमंडल सदन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 27,050 करोड़ का
प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर आगे लिखा गया कि इस वर्ष बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है और सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और 30 जुलाई 2021 को सत्र का समापन होगा। यानी कि 26 जुलाई से ये मतलब स्टार्ट हो चुका। ये 5 दिवसीय ये सत्र होगा जो कि 30 जुलाई 2021 को सत्र का समापन होगा। ये मानसून सत्र है, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में यानी कि जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह में पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपये प्रस्तावित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया। अब यहाँ पर जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है 27,050 करोड़ का, उसी के मतलब के अंतर्गत ये आता है। अब यहाँ पर इस बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपये कोविड-19 उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण व दवा भंडार मद में और 300 करोड़ रुपये कोविड-19 से जान गंवाने वाले व्यक्ति के निकटतम आश्रित को अनुदान के रूप में और 182 करोड़ रुपये पंचायत चुनाव के लिए और 194.72 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के लिए प्रस्तावित किया गया। कुल ये इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने ये सारे को ऐड किया है। ये सभी वही प्रथम अनुपूरक बजट जो अभी हाल में पेश किया गया उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 750 लाइक का। अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश की मोमिजी निशिया ने मात्र 13 साल 330 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। मात्र 13 साल 330 दिन में ये गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रचा है। ये किस देश की रहने वाली है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जापान की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस बारे में बता दूं कि जापान की 13 साल 303 दिन की मोमिजी निशिया ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है निशिया, मोमिजी निशिया, जो कि स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया इसके साथ ही वो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कंडीशन है कि गोल्ड मेडल जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की जो मतलब की खिलाड़ी है वो मोमिजी निशिया जो कि जापान की है। इनका उम्र है 13 साल 330 दिन। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ था। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। और ओलंपिक में पहली बार ये शामिल हुआ और इसी मतलब खेल में ये मोमिजी निशिया ने गोल्ड मेडल जीता है। ये जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। और यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, के हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक के इतिहास में सबसे युवा मेडलिस्ट रेसा लील बनी है, वह किस देश की है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राजील इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब जो ये रेसा लील है, आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, ये है यहाँ पर जो जिसके हाथ में सिल्वर मेडल है, क्योंकि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और ओलंपिक के इतिहास में मेडलिस्ट बनने वाले मतलब सबसे युवा खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब यहाँ पर इस बारे में आपको बता दूं डिटेल में कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में मात्र 13 साल की उम्र में ब्राजील की खिलाड़ी रेसा लील ने स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और ओलंपिक के सबसे युवा मेडलिस्ट बनी है। लेकिन पिछले प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी है वो मोमिजी निशिया है। लेकिन यहाँ पे कोई भी मेडल की बात नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि सबसे युवा मेडलिस्ट कौन बनी है, तो ब्राजील की रेसा लील बनी है। ये आप याद रखिए। अब यहाँ पे ओलंपिक के बारे में लिखा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में, इसे देख लेते हैं। तो 5 साल के लंबे इंतजार के बाद हाल ही में 23 जुलाई 2021 को ओपनिंग सेरेमनी के साथ टोक्यो ओलंपिक 2021 की शुरुआत हुई और इसकी समाप्ति जो होगी ये 8 अगस्त 2021 को होगी। और इस बार टोक्यो ओलंपिक में 33 खेलों में 206 देशों के लगभग 11,000 एथलीट भाग लिए हैं, जिनमें कि भारत के 119 एथलीट शामिल है। तो ये आंकड़े आप याद रखिए, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। इसका सेपरेट वीडियो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का होगा ये मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, यानी कि जब ये टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो जाएगा उसके बाद ये नेक्स्ट डे ये चैनल पे अपलोड हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, वहां पर वो सारी चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में सोहरा चेरापूंजी में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमित शाह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मेघालय यात्रा के दौरान सोहरा चेरापूंजी में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया और सदाबहार पूर्वोत्तर का नारा दिया। ये आप यहाँ से याद रखिए। इस मतलब शुभारंभ के दौरान, हरित वनीकरण शुभारंभ के दौरान जो मतलब अभियान था, इसका शुभारंभ के दौरान सदाबहार पूर्वोत्तर का नारा दिया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा।
अब यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया कि मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल्स के सहयोग से यह वनारोपण यानी कि वृक्षारोपण अभियान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अमित शाह ने ग्रेटर शोहरा वाटर सप्लाई स्कीम का भी यहाँ पर उद्घाटन किया। तो ये सारी जानकारी यहाँ आपसे याद रखना। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न कि हाल ही में शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, किसने किया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नाम से आप लोग वाकई परिचित होंगे। अब यहाँ पर इस बारे में जानते हैं इस प्रश्न के बारे में कि हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत द्वारा शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का विमोचन किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। अब यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक के बारे में लिखा गया अगला पॉइंट में। तो यह आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर ए थिलाई राजन के साथ साथ आईआईएम बेंगलोर के डॉक्टर श्री वर्धनी के झा, आईआईएम कोझिकोड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जोफी थॉमस और आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर रोहन चिंचवडक रोब द्वारा सलिखित है। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखिए। तो यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा कारगिल विजय दिवस मनाया गया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22वां कारगिल विजय दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में 26 जुलाई 2021 को 22वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, क्योंकि इसी दिन 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगिल युद्ध हुआ था और यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था और फिर 26 जुलाई 1999 के दिन यह युद्ध का अंत हुआ था, जिसमें कि भारत विजय हुआ था। और इसी विजय के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। अब यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि किस मतलब युद्ध के दौरान भारतीय सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था? तो कारगिल युद्ध के दौरान। और फिर यहाँ उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया गया है, कारगिल युद्ध के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा थे, उनकी याद में प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को शहादत दिवस से मनाया जाता है। ये भी बात यहाँ से आप याद रखिए। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि कारगिल दिवस 22वां यह समारोह था कारगिल दिवस का, जो कि अभी हाल ही में 26 जुलाई 2021 को मनाया गया। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ जहाज के सम्मान से सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ जहाज के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आईएनएस कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान की सोर्स आर्म के अवार्ड समारोह में इस वर्ष आईएनएस कोलकाता को सर्वश्रेष्ठ जहाज के सम्मान से सम्मानित किया गया। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है आईएनएस कोलकाता। अब यह अवार्ड समारोह प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, लेकिन इस वर्ष यह समारोह इस वर्ष का जो समारोह था यह मुंबई में कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था, यानी कि 1 साल के अंतराल के बाद ही आयोजित हुआ और जिसमें कि कुल 20 पुरस्कार प्रदान किए गए और इसी समारोह में आईएनएस कोलकाता को मतलब सर्वश्रेष्ठ जहाज के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ हाल ही में इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? किस देश के साथ? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस के साथ अभी इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेगा। अब बता दूं कि हाल ही में भारत और रूस की सेनाएं 1 से 15 अगस्त तक सामरिक द्विपक्षीय इंद्र 2021 अभ्यास करेंगे, यानी कि इस अभ्यास में भारत और रूस की सेना भाग लेंगे, जो कि इस मतलब इसका जो अवधि होगा इस युद्धाभ्यास का वो 1 मतलब अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक का होगा। अब यहाँ पे आगे लिखा गया इस युद्धाभ्यास में भारत की तीनों सेनाओं के लगभग 250 सैन्य कर्मी शामिल हो गए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह सैन्य अभ्यास दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में फ्रूट बोई अभ्यास रेंज में आयोजित किया जाएगा। तो आप यहाँ से याद रखिए कि दक्षिणी रूस में ये आयोजित किया जाएगा, जो कि वोल्गोग्राड क्षेत्र में फ्रूट बोई अभ्यास रेंज में ये आयोजित किया जाएगा, ये सैन्य अभ्यास, जो कि 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त 2021 तक चलेगा। और फिर यहाँ पे हमारा अगला जो प्रश्न है यह है कि हाल ही में किस देश के 58 साल के निशानेबाज अब्दुल्ला अल रशीदी ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अब्दुल्ला अल रशीदी कुवैत के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हाल ही में कुवैत के 58 साल के निशानेबाज अब्दुल्ला अल रशीदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। अब्दुल्ला अल रशीदी के बारे में लिखा गया, इन्होंने पहली बार 1996 में अटलांटा ओलंपिक में भाग लिया था, ये आप याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक 2020 में सीरिया की 12 साल की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैंड जाजा टोक्यो ओलंपिक में सबसे युवा और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की 66 वर्षीय मैरी हन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं।
तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं याद रखने लायक जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो सबसे युवा खिलाड़ी हैं वो 12 वर्षीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है हेंड जाजा, जो कि सीरिया के हैं, ये आप याद रखें। वहीं पर अगर हम उम्र दराज खिलाड़ी की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के है जिनका नाम है मैरी हन्ना, ठीक है, और ये 66 वर्ष की है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी खेल से प्रश्न होंगे लगभग यहाँ से आपके ओलंपिक से जरूर प्रश्न बनेंगे, जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे खेल से संबंधित प्रश्न, ठीक है, ये आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने जोग जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है? तो ये अभी विकसित करने की घोषणा किया गया बांग्लादेश के द्वारा। अब यहां पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बांग्लादेश ने जोग जोग नाम का खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने का घोषणा किया है। और इससे पहले भारत ने ट्विटर के विकल्प के तौर पर कू ऐप लॉन्च किया था। आप सभी को पता है कू ऐप भारत सरकार के द्वारा भी लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कू एक भारतीय माइक्रो ब्लॉग है जो कि कई भाषाओं में उपलब्ध है और इस ऐप को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था और अभी कू के पास लगभग कह सकते हैं 6 मिलियन से अधिक यूजर हैं, जो कि एक ट्विटर का एक विकल्प की तरह मतलब ये कार्य करता है। तो मतलब कि इसी तरह का एक मतलब पहल यहाँ पर बांग्लादेश सरकार के द्वारा भी मतलब शुरू करने का घोषणा किया गया है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 13वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का भी उद्घाटन अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किया गया। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के परिसर में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं और यह राष्ट्रपति भवन में खोली गई पहली शाखा है, ठीक है, ये आप याद रखिए। अब यहाँ पे चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। इस बारे में मैंने आपको डिटेल बताया है। इसका आंसर क्या होगा कृपया कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद निर्धारित कीजिएगा आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीजों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीजें मिलेगी ये आप सारी चीजों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिक अंक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिक अंक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो
मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जी के अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।